हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि हम बिहार दरोगा का जो राकेश सर का ईडू ई गुरुकुल का सेट जो सीरीज है वो हम चला रहे हैं। तो आप देखिए, इस प्रश्न को अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो स्कोर है 100% है कि 2 से 4 अंक बढ़ जाएंगे। तो आप इस सेट को अवश्य देखें। चलिए, तो बिना देर किए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है। तो बाण भट्ट ने कादम्बरी को लिखा था, तो इसका एक्यूरेट आंसर आपका ए हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं, मृच्छकटिकम का विशाखदत्त है, मेघदूत का कालिदास है। तो इस बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। तो आप जान रहे हैं कि वेदांगों की संख्या 6 है। कल्प, व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा, छंद। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसका एक्यूरेट आंसर होगा अनुष्ठान को दर्शाने वाला जो वेदांग है वो कल्प है। इस तरह से आप बातों को ध्यान रखेंगे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टान काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, अधिकतर निम्न में से किस काल से संबंधित है। तो आपको पता है कि बराबर की जो गुफाएं हैं वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। यह जहानाबाद जिले में, बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी में है। इन गुफाओं का निर्माण अशोक और उनके पौत्र दशरथ के शासनकाल में किया गया था। तो इतना बात आप ध्यान में रखेंगे। इसका एक्यूरेट आंसर मौर्य वंश हो जाएगा। इस प्रश्न से इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अगली प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख हिस्सा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पंचवटी वाल्मीकि रामायण का हिस्सा है और ये भारत के महाराष्ट्र में है। जनरली बच्चा उत्तर प्रदेश लगा देंगे, याद रखिए ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अरण्यकांड पंचवटी में स्थापित है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कांड अरण्यक है। इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि ओडिशा में कोणार्क मंदिर निम्नलिखित राजाओं में से किसके द्वारा बनाया गया था। तो ओडिशा का जो कोणार्क मंदिर है वो ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ब्लैक पैगोडा। इस बातों को भी ध्यान रखना है। और इसका बनाने वाला गंग वंश के राजा नरसिंह देव। याद रखेंगे, नरसिंह देव इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नरसिंह देव, देवा लिखा गया है, यहाँ नरसिंह देव होगा और नरसिंह देव प्रथम है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगला है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मैं आपको बता दूं कि मोरक्को यात्री जो इब्न बतूता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था और मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा था। ध्यान रखेंगे कि दक्षिणी प्रवेश द्वार जो है वो अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। वो डैश द्वार निर्मित है। बोला है किसके द्वारा निर्मित है।
तो इसको बनाने वाला अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न बोला है कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पहला ऑप्शन है अलावर्दी खान और ब्रिटिश शासन के बीच, तो ये नहीं होंगे। अगला प्रश्न है आपका, अगला ऑप्शन है सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेनाओं के बीच, तो इसका एक्यूरेट आंसर सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेनाओं के बीच होगा। मीर कासिम और ब्रिटिश शासन नहीं, मराठा और ब्रिटिश शासन नहीं। प्लासी की लड़ाई जो हुआ था 1757 में हुआ था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सामान्यतः मुगल प्रांतीय प्रशासन में दीवानी का क्या अर्थ था? तो दीवानी का अर्थ जो है आप खुद से बता सकते हैं कि दीवानी का अर्थ क्या था। ऑप्शन में पहला ऑप्शन में दिया है कानून व्यवस्था और प्रशासन, आपराधिक न्याय। दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन जो है आपराधिक न्यायशास्त्र और जेल में प्रशासन, राजस्व। तीसरा ऑप्शन राजस्व प्रशासन। तो इसका मेन आंसर हो जाएगा राजस्व प्रशासन। मतलब मुगल प्रांत में दीवानी का मतलब राजस्व प्रशासन हुआ करता था। इस बात को भी अब ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? चलिए 1857 की क्रांति अगर जानते हैं तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया था, तो ये बात सही है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया था, बात सही है। लेकिन हमको बोला है कि कौन सही नहीं है, इसको ढूंढना है। तो अगला ऑप्शन आप देखिए। अगला ऑप्शन आपसे बोला है कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी, तो यही गलत है। ये ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई थी, बढ़ाई नहीं गई थी, क्योंकि नेपाल की सेना गोरखा सेना को बढ़ाया गया था। इस बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। बाद बाकी आपका ये ऑप्शन सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया था और भारत के गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लग गए थे। तो ये सारे सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा, बोला है सिख युद्ध जो हुआ था वो 1845-46 के समय हुआ था। तो 1845-46 के समय जो है बोला है कि 45 और 46, तो इस समय जो है लॉर्ड हॉर्डिंग हुआ करते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय 1899 से 1905 था, ये नहीं होंगे। उसी तरह से लॉर्ड कैनिंग का समय आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड कैनिंग जो हुआ था वो 56 के बाद आया था, डलहौजी के बाद आए थे। 48 से 56 जो है ना डलहौजी थे। तो इस तरह से इसका एक्यूरेट आंसर जो हो जाएगा आपका लॉर्ड हॉर्डिंग होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप टेन्योर याद रखेंगे तो ध्यान रख सकते हैं। कॉर्नवालिस ने बंगाल के विभाजन किया था, डलहौजी ने रेलवे लाइन चलाया था, लॉर्ड कैनिंग ने, ध्यान रखेंगे कि 1857 के बाद पहला विद्रोह के बाद पहला वायसराय बनने वाला व्यक्ति है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला बोला है कि नवाब की कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस रियासत को कब्जा कर लिया था? तो झूठा रियासत कुशासन लगा दिया था ये अवध पर, और अवध को हड़प लिया था। डलहौजी के राज्य हड़प नीति के तहत जो है इसको हड़पा गया था, याद रखेंगे।
अवध को 1856 में हड़प लिया गया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि 1856 तक डलहौजी का ही कार्यकाल चल रहा था। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने वर्ष डैश में नटाल भारतीय कांग्रेस की गठन किया था। तो मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला के पैरविकार बन करके दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहीं पे वे 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। वहीं पे उन्होंने 1904 में फिनिक्स फॉर्म की भी स्थापना किए थे। वहीं पे उन्होंने एक आत्मकथा लिखे थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो इन सभी बातों को फिनिक्स फॉर्म भी वहीं बनाए थे, याद रखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि पहला अंग्रेजी कारखाना डैश नदी के तट पर 1665 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे बोला है कि पहला अंग्रेजी कारखाना जो है किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है, यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से हुगली दिया है, मांडवी दिया है, नर्मदा दिया है, हुगली, गोदावरी। तो मैं बता दूं कि अंग्रेजों ने सबसे पहले प्रयास 1907 में सूरत में करने को किया था, लेकिन वहाँ वो सफल नहीं रहा था। तो यहाँ पे जिस हिसाब से ऑप्शन है उस हिसाब से यहाँ हुगली के तट पर उसने कारखाना लगाया था। अगला प्रश्न आपसे है कि किस राष्ट्रीय संगठन, और मैं आपको बता दूं कि यह जो है ना, पहला अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हमको लग रहा है। और 1608 ईस्वी में उसने समुद्री मार्ग से जो है ना, पहली बार 1608 में सूरत में समुद्री मार्ग से पहुंचा था। ये ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न आपसे है कि किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा HSRA बनाया गया था। HSRA अर्थात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हालांकि ये जो है HRA का ही बदला हुआ रूप है, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले ही स्थापना कर चुके थे 1925 में, और बाद में चल करके जो है 1928 में भगत सिंह के द्वारा और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा इसे बदल करके HSRA कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी को माइकल ओडायर की हत्या की थी। तो याद रखेंगे कि माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने किया था। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये एक बड़ा नरसंहार था। इसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित हुई थी, जिसे हंटर कमेटी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न जो है, इससे पहले मैं थोड़ा सा और बता देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो बनाया गया था, वो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और राम प्रसाद बिस्मिल सभी मिलकर बनाए हुए थे। अगला प्रश्न है आपका कि सारगढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो ये सारगढ़ी की जो लड़ाई थी 12 सितंबर 1897 में समान रेंज में एक छोटी ब्रिटिश चौकी पर हुई थी, और 10,000 से 12,000 पश्तून जनजातियों ने कई दिनों तक चौतरफा हमला किया था।
तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सारागढ़ी काल्पनिक लड़ाई थी एक प्रकार का, और इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा 1897 हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। इसका आंसर एक्यूरेट जो होगा 1897। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी किया था। तो दादा भाई नौरोजी जो किए थे वो रस्तगोफ्तार किए थे, रस्तगोफ्तार का किए थे, याद रखेंगे। 1854 में और दादा भाई नौरोजी और फरदोंजी कामा के द्वारा किया गया था। फरदोंजी कामा दोनों मिलकर के किए थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो भारत में शुरुआत हुई थी ये पारसियों के समाज सुधार के लिए हुई थी। पारसियों के समाज सुधार के लिए हुई थी, याद रखेंगे। और दादा भाई नौरोजी भी एक पारसी धर्म से संबंधित थे। चार्ल्स अगला बोला है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता को अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो अंग्रेजी अनुवाद करने वाला चार्ल्स विल्किंस थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चार्ल्स विल्किंस ने ही अंग्रेजी में अनुवाद भगवत गीता को किए थे। वह एक अंग्रेजी टाइपोग्राफर थे। द एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सदस्य भी रहे थे। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न बोला है कि दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था। तो राजा रवि वर्मा के द्वारा दमयंती चित्र बनाया गया था। पेंटिक दमयंती राजा रवि वर्मा जो है द्वारा चित्रित किए गए थे। और यह जो है नारा की पत्नी दमयंती और प्रेम के पक्षी वर्मा का चित्र खींचा था, याद रखेंगे। नारा की पत्नी दमयंती थी और प्रेम का जो एक पक्षी था उसका चित्र इसने बनाया था। ये भारतीय महाकाव्य महाभारत से दिखाया गया था बनाकर। अगला बोला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति आपको 124(2) के तहत किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। इस बातों को भी आप ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल की गई है। तो यह राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा। और राजस्व भी राज्य सूची का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 विषय का वर्णन है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न बोला है कि सरकरिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी। तो सरकरिया आयोग, याद रखेंगे, 1983 में बना था और 1988 में अपना रिपोर्ट पेश किया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। जब अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त सत्र बुलाए जाते हैं और बुलाने वाले राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन अध्यक्षता करने वाले लोकसभा स्पीकर होते हैं। तो इसका आंसर आपका एक्यूरेट जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। राज्यसभा के कामकाज से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राज्यसभा के कामकाज के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे बोला है राज्यसभा हर दूसरे साल भंग हो जाती है। नहीं, गलत है।
लोकसभा विघटन के बाद राज्यसभा भंग होती है? नहीं, गलत है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बाद राज्यसभा भंग कर दी जाती है? नहीं, गलत है। राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती है। इसमें अधिकतम 250 सीट, वर्तमान में 245 सीट है। इस बात को ध्यान में कर लेंगे। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर करते हैं। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है कि निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण जो है पर PRTMS अर्थात राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ कौन किया है? तो ये स्वाभाविक है, यहाँ पे पंजीकरण ट्रैकिंग प्रणाली दे रहा है राजनीतिक दल का, तो स्वाभाविक है इसमें चुनाव आयोग होंगे। देखने ही से पता चल रहा है, आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल। तो याद रखेंगे, लोक सेवा आयोग 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं संघ का, दूसरा होते हैं राज्य का। तो राज्य का जब आपसे पूछा जाएगा तो 6 या 62 वर्ष होता है, लेकिन संघ का पूछा जाएगा तो 6 या 65 वर्ष। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, याद रखेंगे। यहाँ पे है इसका आंसर एक्यूरेट 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न जो है, भारत के पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री। तो पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जो है, आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। हालांकि इससे पहले इंदिरा गांधी भी बन चुके हैं, लेकिन ये पूर्ण काल के लिए बने हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। लोकसभा का पहला उप स्पीकर पूछा गया, मतलब उपाध्यक्ष। तो लोकसभा का पहला उपाध्यक्ष एम अनंथसनायनम अयंगर है, और अध्यक्ष पूछे तो जीवी मावलंकर। इस बात को ध्यान में कर लीजिए, पहला अध्यक्ष के रूप में वही बने थे। राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा को निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसमें है? तो राज्य सरकार को बर्खास्त राज्यपाल ही कर सकते हैं। सिर्फ राज्यपाल के पास पावर होता है जो राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। इसका एक्यूरेट आंसर सी हो जाएगा। कुछ सार्वजनिक पदाधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था? तो ये अधिनियम जो है, याद रखेंगे, ये जो आपका अधिनियम है, ये आंसर हो जाएगा आपका लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, इसका एक्यूरेट आंसर डी हो जाएंगे। इस बातों को ध्यान में आपको रखना है। ये भ्रष्टाचार आरोप जांच के लिए पारित किया गया है। अगला प्रश्न आपसे है। अगला प्रश्न बोला है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाले भारत का पहला भाग कौन सा था? पहला भाग तो असम, त्रिपुरा, मणिपुर, बिहार दे रखा है। इसका आंसर हो जाएगा एक्यूरेट आंसर मणिपुर। जून 1948 को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है चुनाव कराया था। महाराजा बोधचंद्र सिंह ने इस आश्वासन पर भारत सरकार के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। वयस्क मताधिकार के आधार पर भाग शामिल हुआ था। अगला है कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत
के समय भारत के जो राष्ट्रपति कौन थे? उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 352 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 360 को वित्तीय आपात घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपात घोषित किया जाता है। तो याद रखेंगे। वर्तमान में भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। एक चीन के युद्ध के समय, एक पाकिस्तानी युद्ध के समय और एक आंतरिक अशांति कहकर 1975 में। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि भूकंप तरंगों को एक यंत्र डैश द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। अब यहाँ देखिए यंत्र पूछा है, यहाँ पे तीव्रता स्केल है ये, और ये यंत्र है, तो यंत्र आपका हो जाएगा सिस्मोग्राफ। अगर तीव्रता स्केल कहेगा अर्थात किस पर हम स्केलिंग को देखते हैं तो रिक्टर। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि द्वीप देश फिजी किस महासागर में पड़ता है? तो जो फिजी है वो आपका प्रशांत महासागर में है, याद रखेंगे। प्रशांत महासागर में फिजी है। 300 से अधिक द्वीपों का समूह यहाँ है। इस बातों को ध्यान में कर लेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे बोला है कि कौन सा क्षेत्र क्रस्ट और मेंटल के बीच है? तो महो जो है क्रस्ट और मेंटल के बीच है। याद रखेंगे पृथ्वी के 3 भाग बनाए गए हैं। एक भाग आपका है सबसे आंतरिक भाग, एक सबसे ऊपरी भाग, तो बीच के भाग, तो एक क्रस्ट, एक कोर है, क्रस्ट है और उसके बाद मेंटल है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। तो बोला है कि भाई ये जो प्रश्न में बोला है कि क्रस्ट और मेंटल को अलग कौन करता है? तो महो करते हैं। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद मैं और भी कुछ बातें बता देना चाहूँगा इससे संबंधित। याद रखेंगे कि मेंटल जो है, मेंटल के बीच ट्रांजिशन जोन होता है, बाहरी मेंटल, और इन्हें गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मेंटल और कोर के बीच संक्रमण क्षेत्र है। इस बात को ध्यान में रखिए। एक लेहमैन होता है, गुटेनबर्ग को ध्यान रखना है, गुटेनबर्ग, और एक होता है लेहमैन, एक होता है महो। ये तीनों किसी न किसी चीज़ को अलग करता है। इस बात को ध्यान में कर लेंगे। उसके बाद बोला है कि लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र द्वारा अलग किया गया था? तो याद रखेंगे ये टेथिस सागर से अलग किया गया था। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है आपसे, बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार बांध आपसे याद रखना है कि चिनाब नदी पर स्थित है। इस बातों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच मुद्दा है? तो यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच मुद्दा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रायद्वीप नदी नहीं है? तो प्रायद्वीप नदी का मतलब होता है प्रायद्वीपीय भारत में। तो प्रायद्वीपीय भारत में कृष्णा है, महानदी है, नर्मदा है, ये हिमालय की नदी का उदाहरण है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला है अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अंचार झील जो है आपको ध्यान रखना है कि यह अंचार झील
अंचार झील जो आपसे पूछा है, आपको ध्यान रखना है अंचार झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा एक्यूरेट। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। लोहित नदी डैश सहायक नदी है, मतलब लोहित किसकी सहायक नदी है? तो लोहित नदी जो है आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर आती है, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि छत्तीसगढ़ के अमरकांटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार है? तो यहाँ बॉक्साइट का प्रचुर भंडार है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट अधिक प्राप्त होते हैं अमरकांटक पठार में। अगला प्रश्न आपका है कि डैश मृदा सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है। ये सर्वग्राही समूह लाल मृदा है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है यह, और यह जो है इसमें चूना, फॉस्फेट, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस आदि पोटास की कमी होती है, इस बात को भी ध्यान में कर लीजिए। अगला बोला है कि भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान निकोबार में मिल जाता है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में मिल जाता है, पश्चिमी घाट में मिल जाता है, पूर्वी घाट में नहीं मिलता है। एक्यूरेट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला बोला है सिमलीपाल जैव मंडल अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये सिमलीपाल उड़ीसा में है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि यह मयूरभंज जिले में स्थित है, और देश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य अगर कोई है तो सिमलीपाल ही है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? तो पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अगर भारत की उत्तर पश्चिम कहा जाए तो चीन और भूटान है। उत्तर पश्चिम में चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है, इस बात को ध्यान। अगला बोला है कि बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? तो बोमडिला, ठीक है, यांगयाप, दीफू, इस सब अरुणाचल में पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सिक्किम में भी है नाथुला, जलेपला, इस बात को ध्यान में रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी है सिपिकला, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है कि उस ब्याज दर को क्या कहते हैं जिस पर वाणिज्य बैंक अल्पकालिक साख जो है आरबीआई के ऋण लेते हैं आरबीआई से, तो इसको हम बैंक रेट के नाम से जानते हैं, बैंक दर हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न बोला है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो हार्टोग समिति का जो संबंध है वो शिक्षा से है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अगला बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1996 में स्थापित मंत्रालय उद्यम है, उद्यम के अध्यक्ष थे? तो ये जो थे जीवी रामकृष्ण थे, जो 1996 में स्थापित उद्योग मंत्रालय के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला, तो पहला आबादी यूपी है और दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर
बिहार है, सबसे कम में आपका सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, वही राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इस बात को भी आप ध्यान रखें। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना हुआ था वो शिवरमन समिति के सिफारिश पर 1982 में किया गया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया था, 12 जुलाई 1982। अगला प्रश्न बोला है, निम्नलिखित विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में कौन सा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित जो है फ्यूज है, ये ऊष्मा ज़्यादा होने पर गल जाता है। इस तरह से हम कहेंगे कि ऊष्मीय धारा पर प्रभावित है, ऊष्मीय धारा के प्रभाव पर आधारित है। इस बात को ध्यान रखना है। फ्यूज जो है ना, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए अर्थात लघु पतन से बचने के लिए लगाया जाता है। इस बात को ध्यान में कर लेंगे। इसका प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। वही अगर फ्यूज ना होकर के फिलामेंट होता तो फिलामेंट का प्रतिरोध निम्न होता है, प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला है डैश के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है। तो याद रखेंगे पास्कल नियम बताता है कि उस क्षेत्र द्वारा विभाजित बल के बराबर होता है जिस पर यह कार्य करता है। किसी भी बंद द्रव्य पर कम क्षेत्र पर कम बल लगाकर बड़े क्षेत्र पर अधिक मात्रा में बल प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि कम क्षेत्र है, अधिक बल लगाकर बड़े बल को तैयार किया जा सकता है। ये पास्कल नियम के अनुसार है। पास्कल नियम P=F/A होता है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? तो ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। इसे Hz से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को हम भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है, ज्वारीय ऊर्जा सूर्य के आकर्षण से यानी ज्वालामुखी उद्भव से प्राप्त होता है। अगला है कि एक सीधी रेखा में गति कर रही वस्तु के द्वारा लगाया जाने वाला बल डैश के गुणनफल बल के बराबर होगा। तो एक सीधे रेखा में अगर कोई गमन कर रहा है तो उस पर लगाए गए जो बल है डैश के गुना बल के बराबर होगा। तो यहाँ पे बोला है कि उसका जो शक्ति होना चाहिए, शक्ति बल और डैश के गुणनफल के बराबर होगा। तो शक्ति जो होगा बल और वेग के गुणनफल के बराबर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न बोला है इसका आंसर जो है वेग हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा इसका आंसर वेग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध रूप में निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक गलनांक जो है अभी बताए हैं टंगस्टन का होता है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है फिलामेंट में किया जाता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बोला है कि आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक Ar नहीं होता है, Ar आर्गन होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, आर्गन होता है Ar। आर्सेनिक का As होता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद अगर बात करें Ac का, तो Ac का
एक्टिनियम होता है, इस बात को ध्यान में कर ले, Ac का एक्टिनियम। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले किसके समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के। याद रखेंगे, प्रोटियम वो समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, और हाइड्रोजन मात्र एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक में न्यूट्रॉन 0 होता है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। पाइरोलोसाइट किसका अयस्क है? तो पाइरोलोसाइट मैंगनीज का अयस्क है। इस बातों को ध्यान में कर लें। अगला बोला है कि अक्रिय गैस आवर्त सारणी निम्न में से किस समूह में आती है? अक्रिय गैस, ठीक है, समूह जो है या तो 0 होंगे या नहीं तो 18 होंगे। तो यहाँ पे 18 दिया है, 18 याद रखेंगे। निष्क्रिय गैस सभी उसी में पाए जाते हैं। उसके बाद बोला निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है? विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है। तो कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करने वाला ऑक्सिन है। याद रखेंगे, ये वृद्धि वर्धक हार्मोन है। एथिलीन फल पकाने वाला है। साइटोकिनिन विभाजन करने वाला है, और जिबरेलिन कोशिका वृद्धि को ह्रास करता है। साइटोकिनिन के अपोजिट काम करता है। बोला है बैसिलस कालमेट गुएरिन टीका लोकप्रिय है BCG के टीका के नाम से। तो बोला है किस बीमारी में लगाते हैं? तो यक्ष्मा को हम तपेदिक या टीबी बीमारी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि मनुष्य में प्रजनन किस प्रकार के निषेचन के द्वारा होता है? तो मनुष्य के अंदर में निषेचन होता है नर और मादा का। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक निषेचन। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा पुष्पीय पौधा है जो शंकु फल और बीज उत्पादित करते हैं जिनमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं होता है? तो बीज अंडाशय के भीतर नहीं होता है, ये बोला है। तो अनावृत बीजी में बीज अंडाशय के भीतर नहीं होता है, आवृत बीजी में होते हैं। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न बोला है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की खोज किया था। इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि किस कोशिकांग के स्वयं को DNA और राइबोसोम होता है? तो DNA और राइबोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में। इस बात को ध्यान में कर लेंगे। अगला प्रश्न आपसे है। अगला प्रश्न है कि मानव श्वसन तंत्र को कौन सा हिस्सा गैस के आदान प्रदान करता है? तो गैसों का आदान प्रदान कूपिका करता है, जिसको हम अंग्रेजी में इस कूपिका का नाम अंग्रेजी में याद रखें एल्वियोली है। एल्वियोली, ठीक है। ये श्वसन अंग का इकाई है। जिस प्रकार कोशिका का इकाई, जिस प्रकार मनुष्य शरीर का इकाई जो है कोशिका है, उसी तरीके से जिस प्रकार गुर्दा का इकाई नेफ्रॉन है, जिस प्रकार तंत्रिका तंत्र का इकाई न्यूरॉन है, उसी तरीके से इसका इकाई एल्वियोली अर्थात आपका आंसर हो जाएगा कूपिका। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। मानव शरीर के निम्न में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन संग्रहित होता है? तो मानव शरीर के जो है स्तनधारियों में ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट का भंडार रूप है, और मनुष्य में अधिकांशतः ग्लाइकोजन कंकाल, मांसपेशियां और यकृत में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका यकृत है। एक यकृत आपका आंसर हो जाएगा। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। अगला बोला है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे
पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? तो ये अमाशय से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसको बोलते हैं, और ये कीटाणु के नाश करने में सहायक होता है। हमारे पाचन क्रिया में मुख्य से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में होता है। इस बातों को भी ध्यान में कर लें। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए कौन सी सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राइजोबियम नाइट्रेट स्थिरीकरण करने में जो है ना, राइजोबियम इसका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस के कारण आपका दही जमता है। स्यूडोमोनास और एजेटोबैक्टर ये राइजोबियम का उल्टा काम करता है। उसके बाद बोला है कि मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मिंजर में जो मेला है आपका ये हिमाचल प्रदेश में है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय है वो आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड, अर्थात हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में पड़ता है। हॉकी महासंघ के अभी अध्यक्ष नरिंदर बात्रा है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है आपका लद्दाख में। लद्दाख में विश्व का सबसे ऊंचा जो है, भारत का सबसे मौसम विज्ञान जो है सबसे ऊंचा केंद्र है। इस बात को ध्यान में कर लेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि पाथे टू गॉड पुस्तक कौन लिखे हैं, लेखक कौन है? तो इसके आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी पाथवे टू गॉड पुस्तक के जो है पाथवे टू गॉड है, यहाँ पे महात्मा गांधी हो जाएंगे। उसके बाद बोला सुल्तान अजलन खां ट्रॉफी, सुल्तान अजलन खां जो कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका हॉकी से। इस बात को ध्यान में रखेंगे। हॉकी से जो है सुल्तान अजलन खां कप संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा चीन। इसका आंसर विश्व शांति फोरम, इसमें भी वही बात पूछा है तो इसका आंसर भी चीन हो जाएगा। यहाँ बोला है कि हाल ही में कौन सा राज्य कर्मचारियों के पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसिप का आयोजन किया है? तो ये केरल किया है मेडिसिप का। उसके बाद है किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दिया है? तो ये इटली, पो नदी इटली में पड़ता है। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना चालू किया है? तो हिमाचल प्रदेश नारी का नमन योजना। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो है नया अध्यक्ष बनाया गया है? टी राजा कुमार को बनाया गया है। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UN मिशन का नया सैन्य कमांडर बनाया गया? मोहन सुब्रमण्यम को बनाया गया है। उसके बाद है हाल ही में किस देश ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स को पता लगाने वाला पिवोट नामक उपकरण बनाया है? तो पिवोट जो है उपकरण जो बनाने वाला है IIT मद्रास है। इस बात को ध्यान में कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा है कि प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो ये उत्तराखंड। उसके बाद है हाल ही में चीनी और किस देश द्वारा सी गार्जियन, तो सी गार्जियन जो है आपको ये चीन और पाकिस्तान है, लेकिन धर्म गार्जियन आपका जापान है। इस बात को वीर गार्जियन भारत और जापान है दोनों। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। किस सुरक्षा बल
किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.4 करोड़ रुपए का नशीले पदार्थों के उत्पाद पर बरामद किया है? तो ये रेलवे सुरक्षा बल हो जाएगा। उसका हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वाधिक अनुकूल राज्य किसे बनाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश को सर्वाधिक अनुकूल राज्य बनाया गया है। बोला है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोब के साथ समझौता किया है? तो इसने मलेशिया के साथ समझौता किया है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वसीफा नाजरी K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो ये बांग्लादेश की पहली महिला बन गई है। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA खिताब जीत लिया है? तो ये आर्या वालवेकर ने मिस इंडिया USA खिताब जीत लिया है। और इस तरह से हमारा GK GS का पाठ खत्म होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हम आपके लिए ऐसे ही सेट का पूरा डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।